ये दोस्तों अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग 3 प्रकार की प्रक्रियाएं देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या है, ड्रग के माध्यम से, दूसरा क्या है वैक्सीन के माध्यम से, और तीसरा क्या है नॉन ड्रग थेरेपी के माध्यम से तीसरा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि दोस्तों ये है क्या। ड्रग मीन्स दवा के माध्यम से। तो अभी सबसे ज्यादा अगर किसी दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कौन सा है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये 2 प्रकार की मेडिसिन है दोस्तों। इसी का सर्वाधिक इस्तेमाल करके मृत्यु दर को कम किया जा रहा है और सक्सेस भी है, ये सक्सेस भी है। लेकिन अभी फिलहाल के समय में दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ कुछ वैज्ञानिक इसकी जो क्षमता है उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मेडिसिन है जो 2003 में जब सार्स जब आया था बीमारी, उस समय एक मेडिसिन का इजाद हुआ था दोस्तों। उस मेडिसिन का क्या नाम है, रेमडेसिवियर नाम का मेडिसिन है। तो उस मेडिसिन पर दोस्तों अब साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए अब चूंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की स्टार्टिंग में तो अच्छा इसका प्रोग्रेस रहा है, लेकिन अब इसको हटाकर अब सोच रहे हैं साइंटिस्ट रेमडेसिवियर नाम का मेडिसिन लाने के लिए। ये मेडिसिन दोस्तों बना था 2003 में, और फिर ये जब इबोला वायरस आया था तो इबोला वायरस को खत्म करने में ये सर्वाधिक क्षमतावान साबित हुआ था। सबसे ज्यादा इसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए अब ये बोला जा रहा है कि इसी मेडिसिन का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए अब क्या है दोस्तों, ये एक ट्रायल बेस पर है। जो रेमडेसिवियर मेडिसिन है एक ट्रायल बेस पर है। अब देखते हैं टीका के माध्यम से कैसे। दोस्तों देखिए, टीका अभी तो संभव है नहीं, टीका तो अभी है नहीं, लेकिन इसका भी ट्रायल चल रहा है। कई जगह पर करीब करीब 80 ऐसे संस्थान है जहां पर क्या हो गया है, टीका बन गया और उसका ट्रायल बेस अभी प्राथमिक चरण है ट्रायल का। तो उस प्राथमिक चरण ट्रायल इसमें देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी कंपनी है। तो टीका बनाने में सबसे अव्वल कंपनी कौन सी है, मोडेना नाम की है, फिर इनोवियो नाम की है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, इसके बाद देखें सैनोफी नाम की एक कंपनी है। तो ये सब कंपनियां मेन कंपनी है जो क्या कर रही है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो टीका है, टीका इतना आसानी से नहीं बन पाता है। इस टीका को बनाने में, इस वैक्सीन को बनाने में 12 से 15 महीने का समय लग जाता है। और इस 12 से 15 महीने में क्या किया जाता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले उस टीका को, वैक्सीन को कुछ व्यक्ति विशेष पर ट्राई किया जाता है। फिर अगर उसमें सफल हो गया तो फिर उस व्यक्ति विशेष की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, फिर और ज्यादा जनसंख्या पर किया जाता है, फिर और ज्यादा जनसंख्या पर किया जाता है। अगर सक्सेस रेशियो अगर प्रोग्रेसिव रहा तो ये क्या किया जाता है, मान लिया जाता है दोस्तों कि ये क्या है, सक्सेस है। ठीक, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो लंबी प्रक्रिया है तो कितना टाइम लगेगा, 12 से 15 महीने का टाइम आराम से लग सकता है दोस्तों। अब देखिए, इस टीका के माध्यम से क्या किया जाता है, टीका के माध्यम से एक हर्ड इम्यूनिटी का इजाद किया जाता है। हर्ड इम्यूनिटी का इजाद किया जाता है और ये इम्यूनिटी क्या करता है, उस वायरस विशेष से लड़ने के लिए क्षमतावान और ज्यादा प्रभावशाली प्रतीत होता है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों कि नॉन ड्रग थेरेपी क्या होता है। तो नॉन ड्रग थेरेपी में 2 प्रकार की, अभी वर्तमान में 2 प्रकार या 3 प्रकार के कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम अभी फिलहाल जो संभावना बता रहे हैं वो संभावना 2 प्रकार की हो सकती है। पहला क्या है, अभी जो ट्रीटमेंट इससे चल भी रहा है वो क्या है, ब्लड प्लाज्मा थेरेपी, और दूसरा स्टेम सेल के माध्यम से। स्टेम सेल क्या है दोस्तों, स्तंभ कोशिका है। तो स्तंभ कोशिका हम लोग टेक्नोलॉजी के क्लास में पढ़ते हैं कि इस कोशिका के माध्यम से क्या किया जाता है, एक ऑर्गन भी बनाए जाते हैं, या ऑर्गन के माध्यम से ह्यूमन बॉडी का भी, ऑर्गन बनाकर ह्यूमन बॉडी का भी निर्माण किया जा सकता है। तो ये स्तंभ कोशिका, तो स्तंभ कोशिका के माध्यम से भी इसका उपचार संभव है। लेकिन ये उपचार इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा ही कॉस्टली है और बहुत ज्यादा ही समय इसमें टाइम टेकिंग प्रक्रिया है स्टेम सेल के माध्यम से जो भी ट्रीटमेंट है। तो अभी वर्तमान में आसानी पूर्वक कौन सा हो रहा है, तो यही है दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, जो भी व्यक्ति ठीक हो गए, संक्रमण के दौर से गुजर के वो ठीक है हो गए, तो उस
जो भी व्यक्ति सही हो गए उनका क्या किया जाता है, ब्लड लिया जाता है, और ब्लड लेकर उसमें से उस ब्लड से क्या किया जाता है, प्लाज्मा को अलग किया जाता है, और प्लाज्मा को अलग किया जाता है क्योंकि उसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद रहता है, इसीलिए उस एंटीबॉडी का इस्तेमाल संक्रमित व्यक्ति पर किया जाता है और इसके माध्यम से संक्रमित व्यक्ति को ठीक किया जाता है। दोस्तों इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी अभी पहले से प्रोग्रेसिव अवस्था में है। फिर अब आगे देखेंगे, तो ट्रीटमेंट हो गया दोस्तों, और फिर देखेंगे कि अंततः देखेंगे कि दोस्तों इसका अंत कब होगा, कोरोना वायरस जो है, नोवेल कोरोना वायरस का अंत कब संभव है। तो दोस्तों देखिए, सिंगापुर में एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। ये एक रिपोर्ट जारी की है, तो इस रिपोर्ट का क्या नाम है, इस रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल इन्फेक्टेड रिकवर अ पैंडेमिक मॉडल। ये क्या है, ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है दोस्तों, ये कोरोना वायरस से संबंधित जितने अंधकार आ गए थे दोस्तों, उस अंधकार में एक उजाला का प्रतीक है। ये क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, एक उजाला का प्रतीक है। तो अब उजाला का प्रतीक किस प्रकार है, तो दोस्तों देखिए, इस रिसर्च में क्या किया गया है कि विभिन्न देशों में कब कितना केस हुआ, किस मौसम में हुआ, किस किस व्यक्ति के आयु से रिलेटेड ज्यादा संक्रमित, किस किस आयु से रिलेटेड व्यक्ति ज्यादा संक्रमित हुए, फिर ये केस कब कम हुआ, कब बढ़ा, इसका डाटा का उतार चढ़ाव देखा जाता है। फिर अब देखिए दोस्तों, इन सभी आंकड़ों का डाटाबेस तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से यह रिसर्च किया गया है कि किस कंट्री में कब कोरोना वायरस का अंत होगा या कितने % कम होंगे। तो दोस्तों इसके बेसिस पर तैयार किया गया। तो देखिए, सिंगापुर में 4 जून बोला गया कि 4 जून को 97% का खत्म हो जाएगा। फिर सऊदी अरब में 21 मई को बोला गया कि 97% खत्म होगा। फिर अमेरिका में 11 मई तक बोला गया कि कुछ कम होगा, हालांकि अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन हल्का सा उसका संक्रमण दर थोड़ा स्थिर होने का बात बोला जा रहा है। लेकिन अभी भी देखिए दोस्तों, 25-30 हजार अभी अमेरिका में बढ़ रहा है। तो लेकिन फिर भी क्या, एक उम्मीद की किरण तो है ये रिपोर्ट। फिर इटली में देखिए 7 मई तक बोला गया है कि कुछ कम होगा। फिर नाइजीरिया में बोला गया 19 जून तक 97% इन होगा। जर्मनी में 30 अप्रैल तक। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जर्मनी में क्या हो रहा है, अब इसका जो संक्रमण रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट भी रहा है। तो ये क्या बताता है, इस रिपोर्ट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि एक कम से कम उजाला लेकर तो आया है इस अंधियारे में। फिर देखिए, इंग्लैंड में 13 मई, अब जाहिर सी बात है सबके जहन में अब ये होगा कि भाई अब भारत में कब खत्म होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, भारत में हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि 21 मई तक 97% केस खत्म हो जाएंगे। ये हम नहीं, ये रिपोर्ट बता रहा है। ये रिपोर्ट के माध्यम से 97% 21 मई तक खत्म हो सकते हैं। ठीक, और पूरी तरह से कब बता रहे हैं, पूरी तरह से 18 जून तक, इसमें बताया जा रहा है कि पूरी तरह से 18 जून तक खत्म हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस दरमियान देखिए, आखिर 3% तो बचा है। 3% के माध्यम से भी क्या हो सकता है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो नहीं किए, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किए तो क्या हो सकता है, 3% ही 100% फिर कर सकता है। तो इसीलिए उस दरमियान क्या करना पड़ेगा, खुद को सावधानी बरतना पड़ेगा। केंद्र सरकार दिशा निर्देश उस समय भी फॉलो करना पड़ेगा। लॉकडाउन का जितना भी दिशा निर्देश उसको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा उसके लिए। तब जाकर क्या हो सकता है कि ये जो भी डेट दिया गया है 18 जून, उस समय तक पूरी तरह से खत्म हो सकता है और इस वायरस के अंधियारे से हम लोग एक प्रकाश की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा, अब जितना भी कोरोना वायरस से रिलेटेड जितना जानकारी है दोस्तों, वो सब आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर दिए हैं 2 पार्ट में। अगर कोई पहला पार्ट नहीं देखा तो दोस्तों उस पहला पार्ट को जरूर अवश्य देखें, क्योंकि उसमें बहुत अहम जानकारी विद्यमान है। उस जानकारी को अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर दूसरा स्टेप जो सेकंड पार्ट में हम बताएं, उस सेकंड पार्ट को आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब आप वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए,
उसके बगल में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि सब समय आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो का आप लाभ उठा सके। लास्ट में दोस्तों फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि सेवा भाव को केंद्र बिंदु में रखते हुए आप ज्ञानार्जन कीजिए ताकि आप जीवन के अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद।